गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार रनिंग प्लेटफॉर्म एग्जाम मंच एप्लीकेशन पर। साथ के साथ आज के अपने इस हरियाणा जी के लाइव सेशन में तो जितने भी बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और उसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हरियाणा मिसलेनियस में। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का। तो एक बार फटाफट सारे के सारे बच्चे जो जुड़ चुके हैं, मासूम, मैना कुमारी, के एस राठी, कमल, मनदीप, पान्नू, रणबीर, पिंकी, कपिल शर्मा, सोनिया शर्मा। तबीयत खराब है? नहीं, बिल्कुल तबीयत एकदम परफेक्ट है भाई, ठीक है। एक बार फटाफट मेरे बच्चों बताइएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे, नाम है उसका हरियाणवी भाषा और साहित्य। एक लेंथी टॉपिक है, लेकिन जितना लेंथी टॉपिक है इतना ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन, वो भी अच्छे लेवल का, जो बाकी बच्चों को पेपर में नहीं पता होता, जिसे हरियाणा के अंदर बच्चे मुश्किल क्वेश्चन बोलते हैं, वही मुश्किल क्वेश्चन ऐसे ऐसे टॉपिक से उठाए जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और आप लोगों को 1 या 2 क्वेश्चन जो पहले के पेपरों में मुश्किल लगते आए होंगे भाषा साहित्य से, वो आज के बाद आपको आसान लगना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि डीपली तरीके से हम इस टॉपिक को भी पहले टॉपिक की तरह कवर करेंगे, ठीक है। तो हरियाणवी भाषा और साहित्य के बारे में हम बात करेंगे। हरियाणवी हम बात करें तो कोई ऑथेंटिक भाषा नहीं है, कोई रजिस्टर्ड लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। लेकिन एक किसी विशेष क्षेत्र के अंदर बोले जाने वाली जो बोली, और वो क्षेत्र अपना हरियाणा का क्षेत्र है। और इस हरियाणा क्षेत्र में हरियाणा के आमतौर पे गांव में रहने वाले लोग जिस बोली का यूज करते हैं उसे हम हरियाणवी बोली बोलते हैं। और इसी हरियाणवी बोली को लेकर बहुत सारे लेख लिखे गए। इस हरियाणवी बोली के सहारे बहुत सारे लेख लिखे गए, बहुत सारे हरियाणवी सॉन्ग लिखे जाते हैं। तो इसीलिए मेरे बच्चों किसी इस विशिष्ट क्षेत्र की हरियाणवी बोली को हम हरियाणवी भाषा के रूप में आप प्रदर्शित करके चलेंगे, ठीक है। कोई ऐसी ऑथेंटिक भाषा नहीं है कि मोबाइल के सेटिंग में भी हरियाणवी भाषा का कोई ऑप्शन मिलता हो, लेकिन किसी विशेष क्षेत्र में आप रहते हैं, मतलब दिल्ली के आसपास का ये क्षेत्र जहां हरियाणवी बोली बोली जाती है, तो इसी बोली का लोग जो हैं वो लिखने में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इस हरियाणवी को जब लिखने में वो प्रयोग में लाते हैं तो इसे हम हरियाणवी भाषा बोल के चलेंगे। तो इसी हरियाणवी भाषा और साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा सारे के सारे बच्चे जितने भी क्लास में जुड़े हुए हैं। हरियाणवी भाषा व साहित्य। बच्चों, यदि हम बात करें कि जिस प्रदेश में हम रहते हैं वो अपना हरियाणा प्रदेश है, और हरियाणा क्षेत्र में बोले जाने वाली जो बोली है उसको हम बोलेंगे हरियाणवी। तो हरियाणा प्रदेश में बोले जाने वाली जो बोली है मेरे बच्चों वो हरियाणवी है। और हरियाणवी शब्द किससे बना है? हरियाणवी शब्द वी प्रत्यय जोड़े जाने से बना है बच्चों, तो ध्यान रखना।
हिंदी के अंदर उपसर्ग प्रत्यय पढ़े होंगे, पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे। कौन सा प्रत्यय जोड़ने से ये बना है? वी प्रत्यय जोड़ने से ये बना है। लेकिन यदि हम अपने हरियाणा प्रदेश की राजकीय भाषा के बारे में बात करें तो वो हरियाणवी नहीं है मेरे बच्चों। प्रदेश की जो राजकीय या हम आधिकारिक भाषा की बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें वो हमारी हिंदी है। अब हिंदी बच्चों ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि इस प्रदेश के 89% जो लोग हैं वो कौन सी भाषा का यूज करते हैं? हिंदी भाषा का यूज करते हैं। प्रदेश के 89% लोग इसका प्रयोग करते हैं मेरे बच्चों, हिंदी का प्रयोग करते हैं। ये तो है हमारी राजकीय भाषा। लेकिन हम बात करें कि वर्तमान में हमारी जो दूसरी राजकीय भाषा है वो कौन सी है, तो मेरे बच्चों वर्तमान में हम बात करें तो अपनी जो सेकंड स्टेट लैंग्वेज है दूसरी जो राजकीय भाषा है वो कौन सी है? अब मैं आप लोगों से यहां से क्वेश्चन पूछता हूं, मैं आप लोगों से यहां पर एक क्वेश्चन पूछता हूं कि बताइएगा कौन सी भाषा हरियाणा प्रदेश के अंदर दूसरी सबसे बड़ी भाषा है? फटाफट आंसर दो। कौन सी भाषा हरियाणा प्रदेश के अंदर दूसरी सबसे बड़ी भाषा है? दूसरी सबसे बड़ी भाषा का मतलब है दूसरी सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा। तो सबसे ज्यादा प्रयोग में तो कौन सी लाई जाती है? हिंदी लाई जाती है, इसलिए उसको हमने राजकीय भाषा बोल दिया। तो हिंदी के बाद मैं आप लोगों से पूछूं कि प्रदेश की जो दूसरी राजकीय भाषा, दूसरी राजकीय भाषा नहीं पूछ रहा, वो तो तुम लोग बता दोगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी भाषा का मतलब है दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। फटाफट आंसर दो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। किरण बोल रही है सर इंग्लिश। इंग्लिश कहाँ है? इंग्लिश में तो नंबर ही हमारे 2-3 आते हैं, वो भी तुक्के से आते हैं। तो इंग्लिश कहाँ से हमारी दूसरी बड़ी भाषा हो जाएगी? ठीक है, तो इंग्लिश में नंबर ही हमारे बच्चों के 2-3 आते हैं, वो भी तुक्कों से आते हैं। इंग्लिश पढ़ना वो पसंद ही नहीं करते, सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लिखने उनको आती नहीं है, पढ़ते हुए वो गलती कर बैठते हैं। तो इंग्लिश तो हमारी दूसरी बड़ी भाषा है नहीं। फटाफट फटाफट। मैं तुम लोगों को बहुत इंटेलिजेंट समझता हूं, मैं मेरे से भी ज्यादा तुम लोगों को इंटेलिजेंट समझता हूं, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे सब्जेक्ट मजबूत हैं। मेरा तो अकेला हरियाणा जी के या ज्योग्राफी मजबूत है ना। और मैं आप लोगों को मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट समझता हूं, ये मैं गलती कर रहा हूं शायद, है ना। एक भी बच्चा सिंगल नहीं है जिसने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया हो। बच्चों प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है उर्दू। कौन सी है? उर्दू। हिंदी के बाद, मतलब हिंदू आबादी के बाद इस प्रदेश के अंदर दूसरी सबसे बड़ी जो आबादी निवास करती है वो मुस्लिम आबादी निवास करती है। और मुसलमानों की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? उर्दू है। लेकिन उर्दू दूसरी सबसे बड़ी भाषा हरियाणा की होने के बावजूद भी उसे राजकीय भाषा घोषित नहीं किया गया। तो राजकीय भाषा दूसरी किसे घोषित किया गया है? पंजाबी को घोषित किया गया है। ठीक है, तो दोनों बातों में डिफरेंस होगा मेरे बच्चों। राजकीय का वर्ड क्या है? रिस्पेक्ट। हिंदी के बाद सबसे ज्यादा इज्जत इस प्रदेश के अंदर कौन सी भाषा को मिलती है? पंजाबी को मिलती है। ठीक है, वर्तमान में दूसरी राजकीय भाषा है पंजाबी। अब आपसे कोई पूछ ले कि इस पंजाबी को दूसरी राजकीय भाषा कब घोषित किया गया था? मेरे बच्चों घोषित किया गया था 29 जनवरी के दिन। तारीख के साथ याद रखना है, साल तो सभी को याद है।
जो सभी को याद हो जाए तो फिर हमें कुछ हटके काम करना पड़ेगा। 29 जनवरी 2010 पेपर में पक्का पूछेगा, तारीख के साथ पूछेगा, क्योंकि साल तो कई बार पूछ चुका है वो। 29 जनवरी 2010 सीएम भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल के समय। ठीक है, 29 जनवरी 2010। ठीक है, मैना कुमारी बोलिए तीसरी है सर जी। क्या है तीसरी? मैना कुमारी। नाम बड़ा प्यारा रख रखा घर वालों ने, मैना। मेरे बच्चों 2010 के अंदर 29 जनवरी 2010 को जब पंजाबी को दूसरी राज्य की भाषा घोषित किया गया, तो दिमाग में क्वेश्चन ये भी उठेगा कि पंजाबी से पहले हमारी दूसरी राज्य की भाषा कौन सी होती थी। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पंजाबी से पहले हम बोल सकते हैं, पंजाबी से पहले या हरियाणा गठन के बाद। पंजाबी से पहले या हरियाणा गठन के बाद। दूसरी राजकीय भाषा। तो आप लोगों को बोलना है कि दूसरी राजकीय भाषा तमिल होती थी, तमिल। और मेरे बच्चों तमिल को दूसरी भाषा का दर्जा दिया किसने था? जिस भाषा का इस क्षेत्र में कभी यूज ही नहीं किया गया, जिसको ना कभी पढ़ा गया, ना कभी लिखा गया, ना कभी सुना गया, ना कभी समझा गया, फिर भी बच्चों उस भाषा को हरियाणा प्रदेश के अंदर घुसाने का काम किया किसने? तो तमिल को जो दर्जा दिया गया वो 1970 में दिया गया। ठीक है, और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? बंसीलाल थे भाई, जिन्हें आप हरियाणा का लौह पुरुष, विकास पुरुष, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, हरियाणा का भागीरथ, हरियाणा का शिल्पी बोलते हो। तो मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसीलाल लेगा। गोड़ागढ़ गांव भिवानी में पैदा हुए चौधरी बंसीलाल। इन्होंने ही बच्चों एक ऐसी भाषा जिसका कभी यूज ही नहीं हुआ इस क्षेत्र में, उसको हरियाणा के कागजों में जोड़ने का काम किया। क्यों जोड़ने का काम किया? क्योंकि बंसीलाल पंजाबी भाषा से खपा थे, क्योंकि इस पंजाबी भाषा के लोगों ने 1858 से लेके मेरे बच्चों 1 नवंबर 1966 के बीच समय में हिंदी भाषा का क्या किया था? शोषण किया था। ऐसा हमारे पहले के लोग बताते आए हैं। अंग्रेजों के साथ मिलकर आजादी से पहले पंजाबी भाषा वाले लोगों ने हिंदी भाषा को दबाने का काम किया, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद फरवरी 1858 में अंग्रेजों ने इस हिंदी भाषा वाले क्षेत्र को भैंस की पूंछ की तरह बच्चों पंजाबी भाषा के साथ जोड़ने का काम कर दिया था। और पंजाबी भाषा वाला क्षेत्र डे बाय डे आगे बढ़ता चला गया, अपने क्षेत्र का शोषण होता चला गया। हिंदी भाषा वाले क्षेत्रों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता था, हर जगह उनको प्रताड़ित किया जाता था। तो मेरे प्यारे बच्चों हिंदी भाषा डे बाय डे पीछे चली जाती है और पंजाबी भाषा को डे बाय डे मान सम्मान मिलता चला जाता है। तो हिंदी भाषा वाले क्षेत्र पंजाबी भाषा वाले क्षेत्र से खपा होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जब बंसीलाल 1968 के अंदर मात्र 41 साल की उम्र में हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं, तो 1970 में हरियाणा का वो क्षेत्र जो पंजाब की बेल्ट के साथ लगता है, लेकिन वो है हरियाणा का क्षेत्र पंजाब की बेल्ट के साथ लगने के कारण उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव में रहने वाले लोग और उनके बच्चे वो हिंदी भाषा को इतने अच्छे तरीके से ना बोल पाते थे, ना लिख पाते थे, ना पढ़ पाते थे, ना सुन पाते थे, जितना अच्छे तरीके से वो पंजाबी को बोल पाते थे, लिख पाते थे, सुन पाते थे, पढ़ पाते थे, क्योंकि लंबे समय से उनके ऊपर पंजाबी भाषा का ही क्या था? प्रभाव था। तो इस बेल्ट के लोगों ने बच्चों 1970 में एक पत्र लिखा बंसीलाल को और बोला कि साहब इसमें हमारा तो कसूर नहीं है कि हमारे ऊपर पंजाबी भाषा का प्रभाव है हम हरियाणा के, लेकिन आप पंजाबी भाषा से खपा रहते हैं, तो आप कभी भी पंजाबी भाषा वाले क्षेत्र को मान सम्मान नहीं देंगे, और यदि ऐसा होगा तो हम हरियाणा में रह के भी अपना जो जीवन यापन है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, हम अपना जीवन स्तर ऊपर नहीं उठा पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये भाषा का विवाद बुला के
आप पंजाबी को दूसरी राजकीय भाषा घोषित कर दीजिएगा, क्योंकि यदि सरकार काम करेगी तो हिंदी भाषा का स्थान हम नहीं लेना चाहते। हमें पंजाबी भाषा को सम्मान चाहिए, और वो चाहे हिंदी के बाद हमें मिल जाए। आप अपने प्रदेश के अंदर हिंदी को सबसे ऊपर रखिए, लेकिन आपका जो पंजाबी भाषा वालों के साथ 36 का आंकड़ा है, उस आंकड़े के अंदर हम ना फंस जाएं। हमारा जो क्षेत्र है वो डे बाय डे पीछे चला जाएगा, लेकिन हम हैं हरियाणा के, हम पंजाब के नहीं हैं, और हमारे ऊपर पंजाबी भाषा का प्रभाव है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पंजाबी को दूसरी राजकीय भाषा घोषित कर दीजिए। जब बंसीलाल के पास ये चिट्ठी आती है तो बंसीलाल बड़ा गुस्सा होते हैं। वो बोलते हैं कि मैं ठहरा बागड़ क्षेत्र का, बागड़ क्षेत्र मतलब भिवानी वाला जो क्षेत्र राजस्थान के साथ लगता है उसे बागड़ बोलते हैं। और बोला कि मेरे को पंजाबी से कोई लेना देना है ही नहीं। हमारे पूर्वज भी आप लोगों के सामने ऐसे ही गिड़गिड़ाए थे कि हिंदी भाषा वाले क्षेत्र का इतना तुम शोषण ना करो, आप हिंदी भाषा वाले क्षेत्र को साथ लेके चलो। लेकिन आपने भी हमारे पूर्वजों की नहीं सुनी, और जब तक मैं हरियाणा का सीएम रहूंगा या हरियाणा के अंदर जब तक मैं काम करता रहूंगा, मैं पंजाबी को इज्जत नहीं मिलने दूंगा। ऐसा मेरे बच्चों बंसीलाल का बोलना था। और बंसीलाल ने बोला कि आप प्रस्ताव ठीक लेके आए हो कि प्रदेश के अंदर दूसरी भाषा होनी चाहिए, दूसरी इज्जतदार भाषा होनी चाहिए, लेकिन मैं दूसरी इज्जतदार भाषा पंजाबी को नहीं घोषित कर रहा, बल्कि पंजाबी जैसा जो मेरे लिए काम करती है मैं उस भाषा को कागजों में जोड़ देता हूं। और उन्होंने बोला कि ना तो मेरे को साडा तुहाडा समझ में आता है तो मेरे को तमिल कौन सी समझ में आती है, ना मैं साडा तुहाडा बोलना पसंद करता हूं तो तमिल मैं कौन सी बोलना पसंद करता हूं, ना मैं साडा तुहाडा सुनना पसंद करता हूं तो तमिल कौन सी सुनना पसंद करता हूं, साडा तुहाडा ना मेरे को लिखना आता है तो तमिल कौन सी लिखनी आती है। तो पंजाबी भाषा का कंपैरिजन पंजाबी भाषा वाले लोगों की आंखों के सामने ही तमिल के साथ करने का काम बंसीलाल ने कर दिया। और मेरे बच्चों कागजों के अंदर पंजाबी भाषा को मान सम्मान न देते हुए तमिल को घुसाने का क्या कर दिया था, काम कर दिया था। इसके पीछे ये कहानी है, ठीक है। अब बंसीलाल ने मेरे बच्चों कागजों में जोड़ दिया। एक वाक्य तो ये हुआ था कि बंसीलाल पंजाबी भाषा से खफा थे। दूसरा वाक्य क्या हुआ था, वो दूसरा वाक्य से क्वेश्चन भी आपका बनता है। मेरे बच्चों पंजाब के अंदर एक मांग उठना स्टार्ट हो गई थी 1970 में कि चंडीगढ़ को पंजाब में मिला दिया जाए। चंडीगढ़ जो एक राजधानी दोनों राज्यों की घोषित कर दी गई थी 1 नवंबर 1966 को ही। बच्चों पंजाबी जो लोग थे, पंजाब राज्य के जो लोग थे, उन्होंने आवाज उठानी स्टार्ट कर दी थी कि चंडीगढ़ जो 114 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ खूबसूरत सा टुकड़ा है, इसको आप हरियाणा की राजधानी हटा के सिर्फ पंजाब की राजधानी घोषित कर दीजिएगा, इसको पंजाब में मिला लीजिएगा। और 1970 में चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे। ये विरोध प्रदर्शन हरियाणा में हुए थे, और ये हरियाणा में हुए थे बच्चों किस मुख्यमंत्री के समय, बंसीलाल के समय। अब ये पत्र उनके पास पहुंचा हुआ था। वहां पर पंजाबी लोगों ने एक और नया बच्चों बखेड़ा शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि चंडीगढ़ को पंजाब में मिला दो। इससे बंसीलाल और खफा हो जाते हैं। वो बोल देते हैं कि तुम्हारे पत्र का कोई औचित्य है ही नहीं, तुम्हारे पत्र के ऊपर तो मैं 1% भी गौर नहीं करूंगा, और अब तो मैं पंजाबी को बिल्कुल भी दूसरी राज्य की भाषा हरियाणा में घोषित करूंगा ही नहीं। मैं किसको घोषित करूंगा, जो मेरे लिए पंजाबी जैसा काम करती है। और पंजाबी भाषा का कंपैरिजन पंजाबी भाषा के लोगों की आंखों के सामने तमिल के साथ करने का काम किया बंसीलाल। जब ऐसे ऐसे वो काम करते थे तभी उनको लोग लो पुरुष बोलते थे। क्या बोलते थे, लो पुरुष बोलते थे। बात समझ में आई या नहीं आई। अब देखिएगा 1970 में ये भाषा जोड़ दी गई तमिल कागजों के अंदर, लेकिन इसका यूज तो हुआ नहीं, क्योंकि इसका यूज करने वाले लोग ही नहीं है इस प्रदेश के अंदर। तो ये कागजों में जुड़ी रहती है। कब तक जुड़ी रहती है, 2004 तक। 2004 में मेरे बच्चों सरकार थी इंडियन नेशनल लोकदल की। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के सीएम थे। उन्होंने 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रखी थी। 2004 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, 2004 की मैं बात कर रहा हूं। तो 2004 के अंदर जब ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस पंजाबी बेल्ट के लोगों को खुश करने के लिए बोला कि जो मांग हमने बंसीलाल के सामने रखी थी, तो बंसीलाल ने तो आपकी मांग को नकार दिया था, लेकिन यदि आप लोग वोट दे देते हैं मेरे को 2005 के अंदर होने वाले इलेक्शन में, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की आप सरकार बनवा देते हैं, मेरे को 6ठी बार हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य आपके वोटों की बदौलत हो जाता है, तो मैं पहली कलम से 6ठी बार सीएम बनते ही 2005 का इलेक्शन जीतते ही पहली कलम से मैं पंजाबी को दूसरी राज्य की भाषा घोषित कर दूंगा। अब पंजाबी बेल्ट के लोग थोड़े से तेज होते हैं। उन्होंने बोला कि भाई साहब ओम प्रकाश चौटाला, आपका तो ग्राफ बड़ा खराब है, आपका राजनीतिक जो कैरियर है उसके अंदर बहुत सारे खतरनाक स्टंटबाजी हैं, आप किसी की बात मानते ही नहीं है, ठीक है, बल्कि उसकी ही छित्र परेड आप कर डालते हैं, तो हमें आपके ऊपर विश्वास नहीं है। क्या पता आप हमारे वोट भी ले जाओ
आप जीत भी जाओ और उसके बाद आप पंजाबी को दूसरे राज्य के भाषा भी घोषित ना करो। तो ओम प्रकाश चौटाला ने बोला कि बात तो तुम ठीक बोलते हो, मेरे ऊपर विश्वास लोग नहीं करते हैं क्योंकि मैंने कुछ क्रिया काम कांड ऐसे कर रखे हैं। तो उन्होंने बोला कि देखिएगा, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों का विश्वास दिला देता हूं। जो तमिल भाषा कागजों के अंदर 1970 में बंसीलाल ने जोड़ी थी, इसका कभी यूज हुआ नहीं, ये ऐसे ही कागजों में जुड़ी हुई है। तो अब मैं इस तमिल को कागजों से हटा देता हूं। जब मैं तमिल को कागजों से हटा रहा हूं तो तुम लोगों की वोट के बदौलत जब 2005 में मैं सीएम बन के आऊंगा, तो ये जो खाली पड़ा स्थान, जिस स्थान को आज मैं खाली कर रहा हूं, तमिल को हटा रहा हूं, वहां पर मैं पहली कलम से पक्की पंजाबी भाषा का स्थान बढ़ने का काम करूंगा। तो मेरे बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तमिल का दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा समाप्त किसने किया था? अब मेरे बच्चों, लागू किसने की थी? बंसीलाल ने। ये सारे बताते हैं, आपको समाप्त करना भी आना चाहिए। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बात तो समझ में आई होगी तुम लोगों के, एक बार कमेंट करके बताओ। रटेंगे नहीं, किसी भी चीज को लॉजिक से समझेंगे, ठीक है? तमिल का दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा समाप्त। वर्ष 2004। और भाई मुख्यमंत्री कौन? ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला। ठीक है मेरे भाई, तो यहां तक बातें समझ में आई। और उसके बाद 2005 में सरकार नहीं बनती है ओम प्रकाश चौटाला की, कांग्रेस की सरकार बनती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं। और हुड्डा इनकी मांग पूरी करते हैं। 29 जनवरी 2010 के दिन पंजाबी को दूसरी राज्य की भाषा का दर्जा दे दिया जाता है। इतनी सी बात आप लोगों की यदि समझ में आ चुकी है तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हम अपने हरियाणवी भाषा के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारी हरियाणवी चली हुई थी, जो एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में हम लेके चलेंगे, इसको हम हरियाणा की आधिकारिक भाषा न बोलकर अक्षेत्रीय भाषा बोलेंगे। तो आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा की एक क्षेत्रीय भाषा, एक राजकीय या आधिकारिक भाषा होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज, एक ये है अक्षेत्रीय भाषा। तो हरियाणा की एक क्षेत्रीय भाषा हम बोल देंगे हरियाणवी। हरियाणवी, ठीक है मेरे बच्चों। ये जो हरियाणवी है भाषा, अब सीधी सी बात है, भाषा है तो उसकी कोई ना कोई लिपि भी होगी जिसका यूज लिखने में किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हरियाणवी यदि भाषा हम बोल रहे हैं तो इसकी लिपि कौन सी होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी लिपि है देवनागरी। हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, जैसे हिंदी लिखी जाती है ऐसे ही मेरे बच्चों लिखी जाती है हरियाणवी, यदि हम लिखना चाहें। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणवी जो है वो किसका रूप मानी जाती है? यह है मेरे बच्चों खड़ी बोली या कोरवी का रूप मानी जाती है। कोरवी का मतलब है कौरवों से। और कौरवों वाला क्षेत्र कौन सा हुआ है? कौरवों वाला क्षेत्र आपका हुआ है मेरे बच्चों अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, सहारनपुर, यमुनानगर, करनाल। ये सारा का सारा क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा? कोरवी बोली वाला क्षेत्र कहलाएगा। इसे कुरु क्षेत्र बोलेंगे। तो यहां पर नाम कोरवी कोरो से आया है, तो यह है कोरवी या खड़ी बोली का रूप माना गया है। आपसे पूछेगा कि ये जो हरियाणवी है इसका विकास किससे हुआ है?
इसका विकास हुआ है तोरसेनी अपभ्रंश से। सोरसेनी अपभ्रंश से मेरे बच्चों हरियाणवी अक्षेत्रीय भाषा का क्या हुआ है, विकास हुआ है। ठीक है, फटाफट नोट कीजिएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे भाई। फटाफट नोट कीजिएगा, उसके बाद हम बात करेंगे आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस की। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो हरियाणवी है वो कौन सी भाषा की उपभाषा है, तो आपको बोलना है ये पश्चिमी हिंदी की उपभाषा मानी जाती है बच्चों। हरियाणवी जो है वो पश्चिमी हिंदी की उपभाषा मानी जाती। तो आप लोगों के लिए एक एक शब्द लिख के चल रहा हूं ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। तो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर, ऐसे ऐसे लिख के आपको रिवीजन इनकी करनी है। एक भी क्वेश्चन हमारा छूटेगा नहीं। जितने शब्द मैंने बोर्ड के ऊपर लिखे हैं इनको अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो मेरे बच्चों अलग ही परफॉर्मेंस आपको पेपर में देखने को मिलेगी, पक्का मिलेगी। क्योंकि ईमानदारी से की गई मेहनत परफॉर्मेंस लेके आती ही आती है। ठीक है, और यदि तुम जुगाड़ से काम करोगे तो जुगाड़ होता है भाई। लंबे सफर में जुगाड़ काम नहीं आता है, और नौकरी का जो सफर है वो लंबा है। छोटे सफर में तो जुगाड़ काम आ जाता है, लंबे सफर में मेरे बच्चों जुगाड़ काम नहीं आएगा। अच्छी तैयारी के साथ आपको सफर पे निकलना पड़ेगा। तो सरकारी नौकरी को तुम छोटा सफर मत मानिएगा, लंबा सफर है। जुगाड़ का सहारा मत लीजिएगा। हरियाणा के बच्चे जुगाड़ का सहारा बहुत ज्यादा लेते हैं। जुगाड़ का मतलब मैराथन क्लास, जुगाड़ का मतलब स्टैटिक क्वेश्चन, जुगाड़ का मतलब 1500 क्वेश्चन, जुगाड़ का मतलब वन लिनियर क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ऐसे काम करने से बात नहीं बनने वाली। क्योंकि जैसा काम आप कर रहे हो मेरे साथ मिलके, ऐसा हरियाणा का हर बच्चा नहीं कर रहा। और जुगाड़ जो है वो मैक्सिमम बच्चे कर रहे हैं। तो मैक्सिमम बच्चे फेल होंगे, कुछ ही बच्चे पास होंगे, ये आप सभी जानते हैं। तो फटाफट नोट करो और डन लिखिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सर जी एक डाउट है, मेल साइड जो भेजा ब्याह के बाद सिंधारा तो फीमेल वाले हर साल ना। सचिन चौहान तुमने गलत पढ़ा भाई। ठीक है, उसने कोथड़ी बोलते हैं, कोथड़ी। गराव है के कोथड़ी तारा है। तो गरा एक बार आंटी तक पूछिए कोथड़ी आवे है के, तो आंटी तेरे को अच्छे से समझा देगी कि बेटा ये होती है कोथड़ी। और तू पढ़ लेगा तो हमें मौका मिल जाएगा सिंधारा भेजने का किसी ना किसी के घर में। चलेगा भाई। अब अब ये हरियाणवी जो क्षेत्रीय भाषा हम पढ़ रहे हैं, इसकी मुख्य रूप से कितनी बोलियां हैं, 6 बोलियां हैं। हरियाणवी भाषा की मुख्य पेपर में पूछा गया है मेरे बच्चों कि हरियाणा में कितनी बोलियां बोली जाती हैं। तो आपको क्या बोलना है, 6 बोलियां बोली जाती हैं।
इन 6 बोलियों में नंबर 1 हम बात करेंगे बांगरू बोली। नंबर 2 हम बात करेंगे बागड़ी बोली। नंबर 3 हम बात करेंगे कोरवी बोली। नंबर 4 हम बात करेंगे अहीरवाटी बोली। अहीरवाटी बोली। नंबर 5 हम बात करेंगे मेवाती बोली। और नंबर 6 हम बात करेंगे मेरे बच्चों ब्रिज बोली। यह हरियाणा में मुख्य तौर पर 6 बोलियां बोली जाती। ठीक है, अब 6 की 6 बोलियों को हम अलग अलग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बांगरू बोली। बांगरू जो है ये हरियाणा में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली क्या है, बोली है। तो नंबर फर्स्ट हम बात करते हैं बांगरू बोली। अच्छा, हम बात करें तो ये जो बांगरू बोली है ये हरियाणा में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली बोली है। हरियाणा में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली बोली। ठीक है, हरियाणा में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली बोली कौन सी है, बांगरू बोली है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रमुख बोली बोल सकते हैं। ये बोली कहाँ जाती है, तो मेरे बच्चों ध्यान रखना है, रोहतक, सोनीपत, जींद, हिसार, झज्जर, फतेहाबाद, ठीक है। आदि क्षेत्रों में मेरे बच्चों ये बोली बोली जाती है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि बांगरू बोली का जो ठेठ क्षेत्र है वो कौन सा है, ये पेपर में आपसे पूछा गया कि बांगरू बोली का जो ठेठ क्षेत्र है मेरे बच्चों वो रोहतक है।
बांगरू बोली को ही हरियाणवी भाषा का स्रोत माना जाता है, हरियाणवी बोली का स्रोत माना जाता है। और ये मानना है तीन बड़े लोगों का जिन्होंने भाषा और बोली के ऊपर काम किया, जिसमें एक का नाम है डॉक्टर गियरसन, एक का नाम है डॉक्टर सत्या। ठीक है मेरे बच्चों। तो इन लोगों ने हरियाणवी का जो रूप माना है या हरियाणवी का जो स्रोत माना है वो कौन सी बोली को माना है? बांगरू बोली को ही माना है। तो तीनों के तीनों व्यक्तियों का नाम ध्यान रखना है। एक है डॉक्टर गियरसन, ये पेपर में पूछा गया है कि किसके अनुसार बांगरू हरियाणवी का स्रोत है, तो डॉक्टर गियरसन के अनुसार। डॉक्टर गियरसन के साथ साथ डॉक्टर सत्या और एक और व्यक्ति डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो बांगरू जो है मेरे बच्चों वो हरियाणवी का स्रोत है, मतलब जो हरियाणवी है वो बांगरू बोली ही है। ठीक है, ये जो बांगरू बोली है इसको हम देसी बोली के नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देसी बोली। इसका दूसरा नाम है मेरे बच्चों देसी बोली। बांगरू बोली के बाद हम बात करते हैं बागड़ी बोली की। दूसरे नंबर पे बात करेंगे बागड़ी बोली। बागड़ क्षेत्र के अंदर बोले जाने वाली बोली, बागड़ क्षेत्र कौन सा होगा? राजस्थान के साथ लगता हरियाणा का क्षेत्र, जहां पर आपको बालू रेत उड़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, जहां पर मेरे बच्चों किसी भी शब्द के साथ ओ की मात्रा जोड़ी जाती है वो सारा का सारा क्षेत्र बागड़ क्षेत्र होता है। जैसे फूफा को फूफो बोलेंगे, मम्मा को मम्मो बोलेंगे, कुत्ता को कुत्तो बोलेंगे। ठीक है, काना को कानो बोलेंगे। तो जहां पर भी ओ की मात्रा ये लोग आप लोगों को जोड़ते हुए नजर आएंगे, ये सारा का सारा क्षेत्र राजस्थान के साथ लगता हरियाणा का क्षेत्र होगा। जहां पर बालू रेत आपको उड़ता हुआ नजर आएगा, सूखा क्षेत्र नजर आएगा, ऊंचे टीले नजर आएंगे, यहां पर ही जिस बोली का यूज किया जाता है उसे बागड़ी बोली बोलते हैं। ठीक है, बोली और भाषा में डिफरेंस, बोली सिर्फ बोली जाती है, भाषा बोलने के साथ साथ लिखी जाती है। अब बागड़ जो क्षेत्र है आपका ये कौन सा होगा, मेरे को बता पाओगे तुम? जो ये क्षेत्र होगा मेरे बच्चों, तो ध्यान रखना, भिवानी, हिसार, दादरी, रेवाड़ी, फतेहाबाद। फतेहाबाद भी तो राजस्थान को टच करता है। सिरसा,
आदि क्षेत्रों में बोले जाने वाली बोली होती है बागड़ी। ठीक है भाई। मतलब ऊंचा जो क्षेत्र होगा वो बागड़ क्षेत्र होगा, और बागड़ क्षेत्र के अंदर बोले जाने वाली बोली बागड़ी होगी। पहचान मैंने बता दी है, ओ की मात्रा ये लगा के चलते हैं, कुत्ते को कुत्ता बोलते हैं। ठीक है बच्चों। हिसार बांगरू में भी तो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हिसार का बहुत सारा क्षेत्र जो भिवानी को टच करता है। ठीक है मेरे बच्चों, हिसार की सीमा भी तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के साथ लगती है ना। तो जो बेल्ट हिसार की राजस्थान को टच करेगी वहां पर कौन सी बोली आपको मिलेगी? बागड़ी। मैक्सिमम जो हिसार का एरिया है वो कौन सी बोली में आता है? बांगरू बोली में आता है। ठीक है। लेकिन हिसार का कुछ हिस्सा बागड़ी बोली में आता है। बच्चों बागड़ी बोली के अंदर जो बार बार शब्द यूज किए जाते हैं उन शब्दों को लेकर एक व्यक्ति ने एक सूची तैयार की, और इन शब्दों की संख्या जो पाई गई जो बागड़ क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों के द्वारा बार बार बोली जाते हैं वो शब्द 81 पाए गए, 81। तो 81 शब्दों की सूची जो बागड़ी बोली के हैं तैयार करने का काम किया एक व्यक्ति ने, उसका नाम है मथुरा प्रसाद अग्रवाल। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बागड़ी बोली के 81 शब्दों की सूची तैयार करने वाले व्यक्ति कौन? आप बोलेंगे मथुरा प्रसाद अग्रवाल। तो ध्यान रखना है मथुरा प्रसाद अग्रवाल। मथुरा प्रसाद अग्रवाल द्वारा इस बोली के 81 शब्दों की सूची तैयार की गई। ये सूची का मतलब है इस बोली के अंदर बार बार लोगों के द्वारा यूज किए जाने वाले शब्द, जो कॉमन शब्द निकल के आए वो कितने निकल के आए? 81, 81 शब्द निकल के आए। ठीक है। इसको बोलते हैं बागड़ी बोली। क्या बोलते हैं बच्चों? बागड़ी बोली बोलते हैं। फटाफट नोट करो, उसके बाद डन लिखिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 4 बोलियां और हमारी बस्ती हैं, फटाफट इन बोलियों को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छे प्रीत राय, बहुत अच्छे। और ये जो मैं सूची वाला क्वेश्चन यहाँ पर कवर करवा रहा हूँ ना, इसको अच्छे से पढ़ लेना कि बागड़ी बोली मथुरा प्रसाद अग्रवाल द्वारा कितने शब्दों की सूची तैयार की गई है? बागड़ी बोली को लेके 81 शब्दों की सूची। 81 शब्द ये कौन से हैं जो वहां के लोगों के द्वारा बार बार यूज में लाए जाते हैं? बोली की लिपि नहीं होती है ना। बोली तो सिर्फ बोलने के काम आती है, लिपि हमेशा लिखने वाली चीज की होगी, है ना। तो लिखने वाली चीज क्या होगी? भाषा होगी। भाषा की लिपि होती है गुड़िया, बोली की लिपि नहीं होती। चलेगा। अब हम बात करते हैं मेरे बच्चों कोरवी बोली की। तीसरे नंबर पे जो है हमारी कोरवी बोली। अब कोरवी बोली का नाम कोरवी क्यों पड़ा होगा? कुरुओं के कारण पड़ा हुआ। कुरु का मतलब कौरवों से है। तो अपना जो क्षेत्र है वो कुरु जनपद का भी हिस्सा रहा, और कुरु जनपद में बोले जाने वाली बोली, कुरु क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली क्या कहलाएगी? कोरवी कहलाएगी। तो ध्यान रखना है सबसे पहला पॉइंट। कि इसका नाम जो कोरवी पड़ा वो कुरु जनपद या कुरु क्षेत्र बोल सकते हो, कारण पड़ा है।
बच्चों हम बात करें कोरवी बोली, कोरवी बोली का बहुत ज्यादा योगदान है हिंदी के विकास में। तो मानक हिंदी के विकास में, हिंदी के विकास में मेरे बच्चों इस बोली का सबसे ज्यादा योगदान रहा। कोरवी बोली खड़ी बोली का रूप मानी जाती है। हरियाणवी कोरवी का रूप मानी जाती है और कोरवी जो है वो खड़ी बोली का रूप मानी जाती है। और खड़ी शब्द खरी से आया है, और खरी का मतलब होता है शुद्ध। खरी का मतलब क्या होता है? शुद्ध होता है। ठीक है, आपने सुनी भी होगी ना कि मैंने उसको खरी खरी सुना दी। खरी खरी का मतलब है साफ स्पष्ट शुद्ध शुद्ध बातें सुना दी। तो खड़ी शब्द खरी से निकला है। और इसके अंदर ज्यादातर जो शब्द यूज किए जाएंगे, ज्यादातर क्या, मैक्सिमम जो शब्द है वो शुद्ध शब्द यूज किए जाएंगे। शुद्ध का मतलब उसके अंदर आप लोगों को गलती न के बराबर देखने को मिलेगी। तो यह जो बोली है मेरे बच्चों, ये खड़ी बोली का रूप मानी जाती है। अब आपसे पूछ ले कि इस कोरवी बोली का नामकरण किसने किया, मतलब कौन वो व्यक्ति था जिसने इसको कोरवी बोला, कुरु जनपद के अंदर यूज किए जाने के कारण इसका नाम कोरवी पुकारा गया। तो यदि आप लोग इसका नामकरण बता दोगे तो मेरे को मजा आ जाएगा। बताओ जल्दी से, कोरवी बोली का नामकरण। अब ऐसे तो बोलना मत कि सर पढ़ा हुआ तो है, ध्यान नहीं आ रहा, है ना? तो झूठ बोलो तो सोच समझ के बोलो, मैं पकड़ लूंगा तुम लोगों की झूठ। यदि स्पष्ट पता है तो स्पष्ट स्पष्ट लिखो कि कोरवी बोली का नामकरण किसने किया। बताइएगा मेरे भाई फटाफट, जितने भाई बहन क्लास में जुड़े हुए हैं फटाफट बताओ। बहुत अच्छे, दिनेश कुमार। राहुल सांकृतान, जिन्हें महापंडित कहा जाता है भारत का, उत्तर प्रदेश के रहने वाले। राहुल सांकृतान ने कुरु जनपद के अंदर बोले जाने वाली इस बोली को बच्चों कोरवी बोली बोला। यदि हम इसके दूसरे नाम की चर्चा करें, इस बोली को अंबावली बोली भी बोलते हैं, क्योंकि ये अंबाला वाला क्षेत्र भी इसी बोली का हिस्सा है। अंबालवी। ठीक है, बोली कहाँ जाती है? सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर। सहारनपुर के साथ सीमा बनाता यमुनानगर। सहारनपुर के साथ सीमा बनाता हरियाणा का करनाल। करनाल से अलग हुआ कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से सीमा बनाता अंबाला। अंबाला से अलग हुआ पंचकुला। करनाल के साथ लगता पानीपत। इन क्षेत्रों में मेरे बच्चों इस बोली का यूज किया जाता है। एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए जिनका नाम कैलाश चंद्र सिंगल है। उन्होंने कोरवी बोली के अंदर सभी लोगों के द्वारा
जो कॉमन शब्द यूज किए जाते हैं उनकी संख्या 650 दर्ज की और उनको लेकर एक सूची तैयार की। उनका नाम है कैलाश चंद्र सिंगल। वैसे ये सिंगल नहीं थे, शादीशुदा थे, सरनेम है सिंगल। कैलाश चंद्र सिंगल जो है द्वारा इस बोली पर 650 शब्दों की सूची मेरे बच्चों तैयार की गई। सूची तैयार की गई, ठीक है। तो ये है आपकी कौन सी बोली, कोरवी बोली। कैथल भी शामिल कर लो भाई, इसमें कोई इशू नहीं। कैथल भी शामिल कर लो, ठीक है, कैथल वाले नाराज मत हो। चौथे नंबर पे जो आपकी बोली है वो है अहीरवाटी। कौन सी है, अहीरवाटी आपकी बोली है बच्चों। अब अहीर का मतलब क्या होता है, यादव लोग जो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताते हैं। और वाटी का मतलब होता है निवास। तो अहीर वाटी का मतलब क्या होगा, अहीरों का निवास। और अहीरों का निवास स्थान कौन सा है, रेवाड़ी वाला क्षेत्र, महेंद्रगढ़ वाला क्षेत्र, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना है, अहीरवाटी जो बोली है, या सबसे पहले अहीरवाटी शब्द की हम अर्थ की बात करें, ये भी तुम्हें बता देता हूं। मेरे बच्चों अहीरवाटी शब्द का जो अर्थ होता है वो अहीरों का निवास होता है। और अहीरों का निवास बताने की जरूरत नहीं होगी कि अहीर यानी यादव लोग सबसे ज्यादा कौन से जिलों में है, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ जिलों में भरे पड़े हैं। तो यहां पर बोले जाने वाली बोली होगी अहीरवाटी। अहीरवाटी बोली के अंदर जो शब्द यूज किए जाते हैं बार बार, उनको लेकर श्याम सुंदर दास नाम के एक साहित्यकार ने इस बोली को लेकर 200 शब्दों की सूची तैयार करने का काम किया। तो उनका नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा इस बोली को लेकर 200 शब्दों की सूची तैयार की गई बच्चों। 200 शब्दों की सूची तैयार की गई, ठीक है। तो अहीरवाटी बोली तक अपना काम हो चुका है। इसके बाद है आपकी मेवाती बोली, फटाफट नोट कीजिएगा, उसके बाद मेवाती बोली को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यहीं पे आ जाएगी मेवाती बोली। मेवात क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली कौन सी होगी भाई, मेवाती बोली होगी।
इस बोली को लेकर एक साहित्यकार जिनका नाम है ईश्वरी प्रसाद शर्मा या ईश्वर शर्मा बोल दो। ईश्वरी प्रसाद शर्मा द्वारा इस बोली पर कितने शब्दों की सूची? 300 शब्दों की सूची। 650 शब्दों की सूची कैलाश चंद्र सिंगल के द्वारा कोरवी बोली को लेकर। 200 शब्दों की सूची अहिरवाटी बोली को लेकर श्याम सुंदर दास द्वारा। 81 शब्दों की सूची बागड़ी बोली को लेकर मथुरा प्रसाद अग्रवाल द्वारा। ठीक है, तो इस बोली पर 300 शब्दों की सूची तैयार की गई जो बार बार कॉमन शब्द यूज में लाए जाते हैं। जैसे आप मेरे कॉमन शब्दों की सूची तैयार कर सकते हो, है ना। मैं कौन कौन से शब्द बार बार बोलता हूं? एक तो है ना बोलता हूं, बार बार बोलता हूं ना। बताओ तुम मेरे 5-7 शब्द बताओ जो हर क्लास में मैं बोलता हूं, जो तुम्हें खराब लगते हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए बार बार सर को। बताओ तुम 5-7 खराब शब्द बताओ, 5-7 अच्छे शब्द बताओ। ठीक है, और लास्ट जो हमारी बोली है ना वो है ब्रिज बोली। ब्रिज बोली कौन सी है? जो अपना हरियाणा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के मथुरा को टच करता है, या मथुरा क्षेत्र का जिसके ऊपर प्रभाव है, वो सारा का सारा क्षेत्र आपका ब्रिज बोली वाला क्षेत्र है। जैसे हम बोल सकते हैं, एक तो फरीदाबाद, एक फरीदाबाद से अलग कौन हुआ है मेरे बच्चों? पलवल अलग हुआ। और एक मेवात, मेवात का कौन सा क्षेत्र? पूर्वी, मतलब जो यूपी को टच करता है। बोले जाने वाली क्या होगी? ये बोली होगी। फरीदाबाद, पलवल, पूर्वी मेवात क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली कौन सी होगी मेरे भाई? ये होगी आपकी ब्रिज बोली। ब्रिज बोली की जो शब्दावली है वो बांगरू बोली के समान है। मतलब इसके अंदर जो शब्द यूज किए जाते हैं वो लगभग समान है बांगरू बोली के। बांगरू के समान है। ठीक है भाई, तो ये है आपकी ब्रिज बोली। और ब्रिज बोली या ब्रिज भाषा के जो बहुत बड़े कवि हुए हैं वो सूरदास हुए हैं, जो अकबर के समकालीन हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे। दिनेश कुमार किसको सलाह दे रहा है भाई तुम? कि आज जो टॉपिक चल रहा है उस पर ध्यान दो। किसको सलाह दे रहा भाई? एक बार तो रुक जा, तेरा इलाज करता हूँ, देख लेता हूँ।
अच्छा अच्छा, ये शब्द था मेरा आंसर। ठीक है भाई, ठीक है। मेरे को लगा कि यार सलाह दे रहा है, चल ठीक है, तू आगे ये लिखा करना। तो मेरे को ये लगा कि ऐसे बोल रहा है यार, मैं बोल रहा था ऐसा, तो मैंने नहीं पढ़ाया, तुम ऐसा बोल लो मेरे को। अच्छा चलिए, मतलब सारे ही तुम्हें अच्छे लगते हैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा, बुल्ली वाला टॉपिक तो अपना कंप्लीट हो चुका है। यहां से मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन बताना चाह रहा हूं। यदि मेरे बच्चों में तुम लोगों से क्वेश्चन पूछ लूं यहां कि हरियाणवी जो बोली के शब्द हैं वो दुनिया के अंदर कौन सी भाषा के समान है, मतलब एक देश ऐसा है जहां पर हरियाणवी बोली जैसे शब्द उस देश की लैंग्वेज में आप लोगों को आमतौर पे देखने को मिलेंगे। मतलब हरियाणवी जो हमारी भाषा या बोली हम बोल रहे हैं, इसके शब्द कौन से देश की भाषा के समान है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी पूछा गया था। भाई के एस राठी क्या करके छोड़ेगा तुम? ठीक है, जितना पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ ले यार, है ना। इसको एक बार जहां पर मैंने पढ़ाया था वहीं पे जाके चेक कर ले। अब 1 महीने पहले की बात तुम अब पूछ रहे हो, कहां सोए पड़े थे तुम लोग? यही काम बच गया क्या मेरे पास? मेरे पास और भी सिलेबस बहुत ज्यादा है। अब पिछली बातें मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा भाई, है ना। वैसे तो सिलेबस होगा ही नहीं, अब तुम तो सो सो के उठते हो, उसमें मेरी गलती थोड़ी है। और जो तू पूछ रहा है ये नहीं पूछेगा तो टेंशन मत ले। और बता, पूछ ले तो मेरे पास स्क्रीनशॉट भेज देना ये, ठीक है, जिस दिन तेरे से पूछ ले ये मेरे पास भेज दे। मेरे बच्चों, वो देश है फिनलैंड। तो ध्यान रखना है, हरियाणवी भाषा के जो शब्द हैं फिनिश भाषा के समान है। फिनिश, फिनलैंड। आज का कार्यक्रम होता है समाप्त। कल मॉर्निंग में मिलेंगे भाई 10 से 11, और हम पढ़ेंगे अलग अलग अपना भाषा साहित्य, ठीक है। तो हरियाणा में भाषा साहित्य हम पढ़ेंगे कल। सबसे पहले पढ़ेंगे जो हमारी सबसे पुरानी भाषा है, और सबसे पुरानी भाषा कौन सी है जो ऋषि मुनियों के द्वारा लंबे समय से यूज की गई, और उसी का यूज आज भी हम करते हैं। नंबर 1 संस्कृत भाषा साहित्य। फिर हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा साहित्य। फिर हम पढ़ेंगे पंजाबी भाषा साहित्य। फिर हम पढ़ेंगे उर्दू भाषा साहित्य। ठीक है भाई, और एक दो भाषा और तो मेरे को बता देना, वो भी पढ़ लेंगे। तो कल हम मॉर्निंग में पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे संस्कृत भाषा साहित्य से। फिर संस्कृत भाषा साहित्य को बढ़ावा देने वाली जो अकेडमी होगी, हरियाणा संस्कृत साहित्य अकेडमी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत लेंथी टॉपिक है आपका, बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे यहाँ पर, हरियाणवी रचनाओं के बारे में बात करेंगे, ठीक है।
तो लेंथी टॉपिक है लेकिन मजे वाला टॉपिक है। मजे वाला टॉपिक इसलिए है क्योंकि बहुत सारी नई बातें सीखोगे, और जहां नई बातें सीखने को मिले वो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग और मजे वाला होता है। थैंक यू, बाय बाय।